कुवैत विजिट वीज़ा अपडेट 2024 के तहत मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सावधानी है जो आप लोग को बरतना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप मुखालफे या किसी मामले में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्राइटेरिया को समझेंगे कि विजिट वीज़ा कैसे आप अप्लाई करें, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चुनिंदा बातों पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है जिसके तहत आपको इन्फॉर्मेशन ना होने पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फटाफट मैं क्राइटेरिया आपको समझा देता हूं। जैसे सभी लोग को पता है कि 400 दिनार की अगर आपकी ऊपर की सैलरी है तो आप विजिट वीज़ा यानी फैमिली विजिट वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा नहीं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने अप्लाई कर दिया है 400 दिनार के तहत, तो अब सावधानी इसमें क्या बरतना है। सबसे पहले मान लीजिए, सपोज करिए, देखिए भाई मैंने एक क्राइटेरिया आपको कुवैत विजिट वीज़ा के अपडेट के हिसाब से बताया, उसके हिसाब से मैं आपको सावधानी बता रहा हूं। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आपकी सैलरी 400 केडी से ऊपर है, मान लो 450 450 है, ठीक है। आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करने गए, अब आपको सावधानी क्या बरतनी है। देखिए सारे क्राइटेरिया लगभग आपको पता है। कैसे आप रिलेशनशिप वाला सर्टिफिकेट इंडियन एम्बेसी से लेंगे, कैसे आप वीज़ा ऑफिस जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर नहीं पता तो जल्दी मैं आपको इसको बताया। जैसे आपका पासपोर्ट है, सिविल आईडी कार्ड है, बैंक डिटेल वगैरह है, और आपका रिलेशन सर्टिफिकेट इंडियन एम्बेसी से लेकर के सब कागज पत्र भैया वीज़ा ऑफिस पहुंच जाओ और वहां पर कुछ फीस पेमेंट देकर के अपना वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। सावधानी क्या बरतनी है, पॉइंट नंबर 1। अभी हम बहुत सारे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसे सपोज करिए आपकी कंपनी कुवैत सिटी में है और आपकी कंपनी की सैलरी जो है, यानी कि जो सिविल आईडी जो है वो आपका कुवैत सिटी का है, लेकिन आप कुवैत सिटी में काम नहीं करते, आप फाहिल में काम करते हो और वो कंपनी दूसरी है। तो ऐसी कंडीशन में आपका मामला यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। वो इसलिए गड़बड़ हो सकता है क्योंकि आपका सिविल आईडी कहीं और का है, कंपनी कहीं और की है, काम कहीं और कर रहे हैं। तो सावधानी नंबर 1 के तहत आपको बरतना यह है कि अगर आप सेम कंपनी में हैं, सेम जॉब कर रहे हैं और सेम एरिया में सिविल आईडी के तहत हैं तो आप अप्लाई करो। अगर कुछ भी इस तरीके से मामला है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो वीज़ा किसी और कंपनी का होता है, काम कहीं और कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका डिटेल, यानी कि आपको डिटेल तो उसी की देनी पड़ेगी जो सिविल आईडी के बेस पे है ना, लेकिन अगर आपको डिटेल वहाँ की देनी पड़ी और सिविल आईडी कहीं और का, कंपनी कहीं और के, तो दिक्कत आपको हो सकती है। क्योंकि यहाँ के रूल्स के, रेजिडेंसी रूल्स के हिसाब से आप एक तरीके से जहाँ पर जो जॉब है, जो जॉब आप करना चाह रहे हो, यानी जो जॉब आपके लिए एलिजिबल है, उसी हिसाब से सिविल आईडी के तहत उसी एरिया में काम कर सकते हो, अलग आप हटकर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लोग पार्ट टाइम भी जॉब जो करते थे उनके लिए भी रूल्स आ गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या रूल्स है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सावधानी बरतनी है, कैसे आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के तहत मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं अपडेट आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो आपको सावधानी ये बरतनी है, अगर आपका ये चीज़ लीगल है तो आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करो, ठीक है। दूसरे नंबर बात, जैसे कि आपकी फैमिली, यानी कि जो भी विजिट वीज़ा के लिए, अभी मैं 800 दिनार वाली प्रॉब्लम के लिए सावधानी क्या बरतनी है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी 400 दिनार के एबव वाले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली विजिट वीज़ा के तहत आ गई तो आपको सावधानी क्या बरतनी है। सबसे पहले आपकी फैमिली जो है वो आपका विजिट वीज़ा का जो एक्सपायरी डेट होगी उसके तहत आप रिटर्न कर दीजिए। आप उस वीज़े को, यानी कि विजिट वीज़े को रेजिडेंसी वीज़े में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन, या कन्वर्ट करने के लिए किसी के ऊपर जोर, या कन्वर्ट करने के लिए किसी कफील का सहारा, या कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी मामला आप नहीं रख सकते। ये चीज़ आपसे पहले ही लिखित ले लिया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपको तो ध्यान रखना है कि आपका रेजिडेंसी में नहीं जाएगा। सावधानी नंबर 1 कि अपनी फैमिली को रेजिडेंसी, यानी कि जो भी विजिट वीज़ा की डेट, एक्सपायरी डेट आपकी क्रॉस हो जाए तो उस पर भी मुखालफा है पर डे के हिसाब से। वो चीज़ भी आपको क्लियरली समझना होगा कि एक्सपायर ना होने पाए, यानी कि वो डेट एक्सपायर ना होने पाए, उस डेट के अंदर आप रिटर्न कर दो अपनी फैमिली को। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, यानी कि दूसरी सावधानी जो आपको बरतनी है वो सावधानी ये बरतनी कि जो आपका एड्रेस आप दोगे, विजिट वीज़ा के हिसाब से दोगे ना कुवैत ऑफिस में, वीज़ा ऑफिस में, कि मेरा ये एड्रेस है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मान लीजिए सालमिया में रहता हूँ, मेरा बिल्डिंग नंबर ये है, रूम नंबर ये है, ये 2 रूम है, 3 रूम है मेरे पास, तो मैं अपनी फैमिली को रख सकता हूँ यहाँ पर। तो एक ये चीज़ एड्रेस दे रहे हो ना, लेकिन ये एड्रेस के तहत अगर आपकी फैमिली आ गई, आपने रिसीव कर लिया, आपने कमरे पर लिया, लेकिन सपोज करो भाई कि आपके पास उतना स्पेस नहीं ना, अपनी फैमिली को अलग रखा, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि
ऐसे लोग जो एड्रेस पे हैं वही एड्रेस पे रहें, अलग हट के एड्रेस पे ना रहे। तो एक चीज़ का ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपके ऊपर मुखालफा और दिक्कत हो सकती है। तीसरी सावधानी ये है कि जो आपके विजिट वीज़ा के ज़रिए से फैमिली मेम्बर्स आएंगे, मान ली वाइफ आती है या आपका लड़के बच्चे कोई भी आए, और या माँ बाप या जो भी इस तरह के एलिजिबल हैं 18 साल के एबव हैं, अगर वो जॉब करना चाहें या जॉब के पर्पज़ से आप सोच रहे हो, देखो एक जॉब अलग है, जैसे कि मेरे पास हुनर है, आपके बेटे के पास हुनर है, आपके किसी घर के आदमी सदस्य की कोई हुनर है, तो उस हुनर के तहत आप किसी कंपनी में कहीं पे बात कर करके उसको वहाँ से रिटर्न करके दूसरा वीज़ा इशू करवा करके आप दोबारा कुवैत में कमर्शियल वीज़ा के तहत आप कुवैत में बुला सकते हो, शून्य वीज़ा के तहत बुला सकते हो, वो एक अलग की बात है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि विजिट वीज़ा के ज़रिए से बुला करके मैं कहीं ना कहीं इसको अटैच कर दूंगा और अपना 1-2-3 महीना जो भी रहना हो रहेंगे और कुछ कमा भी लेंगे, तो ये चीज़ भूले से मत करिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हो पकड़े जाते हैं तो स्पॉन्सर तो आप हुए ना। स्पॉन्सर जब आप हुए तो आपके ऊपर भी मुखालफा बनेगा और जो इस तरीके से एक्टिविटी में शामिल मिलेगा उसके ऊपर भी मुखालफा बनेगा। तो इसलिए बेहतर है कि ये सावधानी आप ज़रूर बरतें। घुमाइए फिराइए, घर में रखिए, खाना पीना खिलाइए, लेकिन सेम एड्रेस होना चाहिए, सेम जगह होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, कहीं पर भी काम करने का मामला ना हो, ऐसा ना हो कि कहीं काम करते वो पाए गए। काहे से अक्सर कुवैत में चेकिंग वगैरह होती रहती है, आप सभी लोग को मालूम है। तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशानी ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि किसी को अपने रिलेटिव को बुलाना है तो वो 800 दिनार उनके पास सैलरी होनी चाहिए, तो वो भी यही सेम क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, जो भी सावधानी बरतना था ऐसे ही बरतेंगे। इसके अलावा अगर आप रिलेटिव को बुलाना चाह रहे हो तो रिलेटिव के लिए भी यही है कि आप जॉब ना कराइए, काम ना कराइए, आप किसी के यहाँ इंटरव्यू दे करके आप रिटर्न कर दीजिए, दोबारा वीज़ा इशू करवा करके आप बुलाइए, मुश्किल नहीं ना, लेकिन यहाँ पर रहते हुए मामला नहीं होगा, वो दुबई नहीं ना कि आप यहाँ पे आओ काम करो और काम सेट हो जाए तो रेजिडेंसी में कन्वर्ट कर लो या जा करके न्यू वीज़े पे आ सकते हो, वो बात अलग की है। लेकिन रेजिडेंसी वर्क परमिट वीज़ा यानी कि रेजिडेंसी के हिसाब से आपका कन्वर्ट नहीं होगा। तो 800 दिनार के अगर एबव है तो वो भी चीज़ आप ध्यान रखिए, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में यानी कि अभी भी मैं बता चुका हूँ, उसको ध्यान रखिए। इसके बाद अगर सपोज करो आपकी फैमिली में माँ बाप में कोई भी बीमार पड़ता है तो उसके लिए गवर्नमेंट का, जैसे कि हर मंतके में यहाँ पर हॉस्पिटल होता है, तो वो हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपके लिए सिविल आईडी वहां पर लगेगा, और जो आपका विजिट वीज़ा का होल्डर आदमी है उसके पास तो सिविल आईडी है ही नहीं। और गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें बगैर सिविल आईडी के यानी कि आपका जो पर्ची निकलती है, टोकन नंबर निकलता है, वो निकलेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहीं के हिसाब से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और जो भी डॉक्टर्स की फीस होगी, मेडिसिन की चार्जेस होंगे, वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो अपनी फैमिली को आप बुलाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहीं पर भी किसी भी फैमिली मेम्बर से काम ना कराएं, किसी भी फैमिली मेम्बर को अपने एड्रेस जो सेम एड्रेस है उसके अलावा कहीं और ना रखें। इसके अलावा आप कहीं भी घूमिए फिरिए, कहीं भी कुछ भी करिए, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत सावधानी बरतेंगे तो बेहतर होगा। और इसके अलावा अगर आप खादिम वीज़े से बिलोंग करते हैं या आपका 20 नंबर वीज़ा है या आपका कोई भी वीज़ा है 400 दिनार की से कम सैलरी है, तो अपनी फैमिली के लिए विजिट वीज़ा के तहत कैसे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर दिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेट दे दूंगा कि अगर आपका 400 दिनार से कम की सैलरी है तो क्या जुगाड़ है अपनी फैमिली को बुलाने का। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगा कि ये सब सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आई होप कि आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, मां सलाम।